नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत लंबा चौड़ा हमारा ये पैनल है और वो इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आधार। अगर हमारे सेशन इस सत्र का ये टॉपिक है तो इसका एक मतलब ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई भी विकास नहीं, और वो विकास जो है उसकी रीढ़ अगर कुछ है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैम, सबसे पहले हम आपसे समझना ये चाहते हैं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहें तो वो सड़कें होती हैं, वो क्या क्या सुविधाएं होती हैं, बिजनेस डेवलप करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ जो आप बनाते हैं वो भी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है जिससे हमारा और हमारे देश का विकास होता है। बड़ा आपने ब्रॉड प्रश्न पूछा है। पहली बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दो पहलू होते हैं, एक सामाजिक होता है और एक आर्थिक होता है। दोनों का मतलब मैं आपको बता देती हूँ संक्षिप्त में। सामाजिक ये होता है कि आम आदमी का आना जाना, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसके लिए आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं। सड़क जैसे आपने कहा, रेल जो कि काफ़ी मिस हो जाता है, पोर्ट्स, शिपिंग, सिविल एविएशन, ये 5 स्तंभ माने जाते हैं जो कि आपकी मोबिलिटी बढ़ाते हैं। और दूसरा जो है वो है आर्थिक। किसी भी देश के विकास के लिए आपको सपोर्टिव, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री है। ये तो है नहीं कि आप उत्पादन करेंगे और फिर आप उम्मीद करेंगे कि पुराने ज़माने की तरह आप बैलगाड़ी में सामान ले जाएं। आपको चाहिए फास्ट मूवमेंट, और वो अगर आप देखें वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद होती है। तो चाहे रेलवे हो, चाहे आपके रोड्स हो, चाहे सिविल एविएशन हो, ज़्यादा आपके पास सुविधाएं होनी चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़े। आपका मेन चीज़ ये होती है। उसके कई अलग अलग पहलू होते हैं, परंतु आपके और भी लोग बोलने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। हितेश जी, देखिए, हमने शुरुआत इसलिए की कि हम बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं और हम सारी उम्मीदें सरकार से लगाते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, बाकी हम अपना काम कर लेंगे। चाहे वो उद्योग धंधे हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, या किसी और तरह का कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हमें करना हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी दृष्टि में कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो अगर हम किसी को दें तो फिर उसे पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं। जी, पहला मैं आपके सवाल पे वापस जाऊंगा कि अभी तो सरकार की जो अप्रोच है एंड जो काफ़ी अच्छी चल रही है, उसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सरकार नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी दे रहा है। अगर आप हमारे देश में देखिए, एयरपोर्ट्स या रिन्यूएबल एनर्जी या फिर हाईवेज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पब्लिक वर्क जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। ये स्थिर नहीं है। आपको ये उत्तर चाहिए कि हम क्या दे दें, ये स्थिर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रोज़ बदलती है। मैडम ने जैसे सही कहा, पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे देश में 13% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। कि अगर हम एक चीज़ बनाते हैं, कोई उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का, 13% लगभग उसका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में चला जाता है। उसको एक जगह से दूसरी जगह जहाँ वो कंज्यूम होगी वहाँ लेके जाने में चला जाता है। अगर हम डेवलप्ड विकसित इकोनॉमीज़ देखें, विकसित देश देखें, ये सब 10% है, 9%, 8% ये नंबर है। तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहा मैडम ने कहा अभी, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कॉस्ट को कम करता है, इस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करता है, देश को कॉम्पिटिटिव बनाता है। अब जो नए वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, कंप्यूट पावर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीसरा टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कि क्या हम डेटा सेंटर कैपेसिटी अपनी कितनी बढ़ाएं, हम फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क कितना बनाएं। तो ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। तो सरकार को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रगति के साथ साथ चलना है और ये देखना है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आ सकता है, क्या हम वो खुद करें, क्या ये प्राइवेट सेक्टर बेटर कर सकता है, क्या एफिशिएंसी वो ला सकता है। आई थिंक इस तरीके से हमें देश की प्रगति के लिए सोचना है। बहुत बढ़िया, आपने एक बात बहुत अच्छी पीपीपी मॉडल की बात कर दी। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें भी होती हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है। हम आपसे एक
क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते थे, लेकिन एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं पीपीपी मॉडल पर आपसे ज़रूर पूछूंगा। हितेश सर, आपकी दृष्टि में ये जो पलाश सर, आपकी दृष्टि में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्या हो रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कहते हैं, ये टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है? देखिए, हम जलवायु परिवर्तन हमारे हम सामने है, हम कई तरह के प्रदूषण इर्द गिर्द देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि हम जो पर्यावरण से जितना ले रहे हैं और उसको हम कितने शाश्वत तौर पर ले पाएंगे, उस आधार पर हम कहते हैं कि कितना हम सस्टेन कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम किस तरह से विकास की गति को बढ़ाएं और जिस तरह से उसको बढ़ाएं, जिन चीज़ों को उसके इंग्रेडिएंट्स बना करके उसको बढ़ाएं जिससे कि ये सस्टेनेबल रहे। इसका उदाहरण मैं लेना चाहूँगा कि अगर हम आज सड़कों के विकास की भी बात कर रहे हैं, सड़कों में भी आज हम काफ़ी जो सड़क के जो में उपयोग होने वाले पदार्थ हैं उनका रीयूज़ कर रहे हैं, उसको रिसाइकल कर रहे हैं, जिससे कि हम नई गिट्टी, नई डामर जो है उसका इस्तेमाल हम कम से कम करें और हम अपने पहाड़ कम से कम काटें और उसी क्रम में अपना जो विकास है वो शाश्वत बनाएं और उससे जो जनमानस पे और वन जीवों पर या हमारे खुद के जो पीने के पानी का साधन है या जलवायु में परिवर्तन होने से जो कहीं अतिवृष्टि है, कहीं कम सूखा पड़ा हुआ है, वो सारी जो चीज़ों के क्रम को हम रोक पाएँ। तो ये श्रृंखला पूरी जो है वो शाश्वत विकास या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जानते हैं। कैसे? आलोक जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आज ये कह रहे हैं कि किसी भी विकास की वो रीढ़ है और उसके बिना हम किसी भी तरह विकास की जो है वो कल्पना नहीं कर सकते। अगर इसे हम समझना चाहें आपसे तो कैसे समझेंगे? इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे इंडिया की जो जर्नी रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, प्राइमरी लास्ट 30 इयर्स की जर्नी रही है। इसमें बिकॉज शुरू में हम काफ़ी एक बैकलॉग से जूझ रहे थे, तो पहला 20 साल तो बेसिकली एक हम वी वर प्लेइंग कैचअप, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, सिटीज़ ओवरबर्डनड हैं, हाईवेज़ वर ओवरबर्डनड, तो उन सब को क्लियर करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो हमने किया थ्रू यूजिंग वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट ने काफ़ी अपने तरह से फंडिंग की। लास्ट 10 इयर्स हमने देखा एक मोमेंटम आया है वेयर वी आर बीइंग प्रोएक्टिव, जहाँ पर गवर्नमेंट का जो ओवरऑल विजन है, वेदर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना या इकोनॉमी में रीजनल बैलेंस लाना, उसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोच इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, इन सब में काफ़ी एक स्ट्रेस आ रहा है। और अल्टीमेटली मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें रिडंडेंसी बिल्ड इन करनी चाहिए। एफिशिएंसी शुड कम सेकेंडरी, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स एफिशिएंसी फॉर अदर सेक्टर्स, बट बाय इटसेल्फ उसमें रिडंडेंसी होनी चाहिए ताकि आगे के प्रेशर्स को भी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स इवन मोर वो उसको देख पाए। बिल्कुल ठीक। वैभव जी, जो किसी भी देश के नागरिक की जो मूलभूत सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, क्या हम इसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़कर देख सकते हैं, या ये जो सुविधाएं हैं ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं और ये उसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं? नहीं, ये बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होती है। और जैसा आपने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए हमारी सामाजिक और आर्थिक ढांचे का बैकबोन कहा जाता है। और वो बैकबोन इसलिए कहा जाता है कि हमारी सारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, चाहे हमारे देश में हमें सामाजिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना हो, हम एक्सेस टू एजुकेशन की बात करते हैं, एक्सेस टू हेल्थ की बात करते हैं, हमारे किसानों का माल मंडियों तक जाने की बात करते हैं, विदेश तक जाने की बात करते हैं,
चाहे हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्ट दुनिया भर में जाने की बात करते हैं, हम दुनिया भर में कंपोनेंट सप्लाई की बात करते हैं, चाहे दुनिया से हमें टेक्नोलॉजी यहाँ लाने की बात करते हैं, इस सारे का बैकबोन है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी और बेसिक सुविधाएं, बिजली सड़क पानी को इसलिए बेसिक सुविधाएं कहते हैं, और पानी की व्यवस्था ये वाटर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी पानी सबको पहुंचाना, हमारा आज शहरों में हम देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेन मैनेजमेंट, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है और इसलिए उसको आधारभूत ढांचा कहते हैं हिंदी में। और क्योंकि उसी के आधार पर हमारी सारी व्यवस्था जो है वो हम खड़ी कर सकते हैं, और इसलिए देश के अर्थव्यवस्था के लिए और देश के सामाजिक विकास के लिए, दोनों के लिए हमारा जिसको आधारभूत ढांचा कहते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकबोन जितना स्ट्रांग होगा, जैसे हमेशा कहा जाता है शरीर में जैसे रक्त की धमनियाँ होती है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे एविएशन हो, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज वाईफाई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में पहुंचने के कारण एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे देश में इसलिए बढ़ पाया क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग बना। हम फॉर एग्जांपल डिजिटल माध्यम से, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज है, चाहे हम फाइनेंशियल सर्विसेज है, चाहे एजुकेशनल सर्विसेज है, आज छोटे गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ने की कैपेबिलिटी उसमें आई या उसमें इनेबल हम कर पाए, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन स्ट्रांग हुआ। तो वो चाहे फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक सर्विसेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये जब तक हमारा स्ट्रांग नहीं होगा और उसी के आधार पर हमारा सही मायने में निर्माण होगा। जैसे आज शहर भी जो बन रहे हैं, जहाँ मोबिलिटी कनेक्टिविटी अच्छी है, वहाँ विकास अच्छा हो रहा है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण बिजनेसेस वहाँ अच्छे आ रहे हैं, ऑफिसेज वहाँ आ रहे हैं, फैक्ट्रीज वहाँ आ रही है, स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, बेसिक एमिनिटीज़, इसलिए वहाँ का रियल इस्टेट भी बढ़ रहा है। सो ये मुझे लगता है ये एक चक्र है, पूरा सर्कल है, और उसकी शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। मतलब मुझे एक और पॉइंट मिला आपसे, आपने पीपीपी मॉडल दिया मुझे, और आपने उद्योग धंधे हमारे, अगर मैम मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ, आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं, आप लंबे समय तक काम कर चुकी हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है मैम, हम देश की बात करते हैं, अभी पिछले दिनों हमने देखा और पिछले कई सालों से हम पलाश सर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि दिल्ली जैम, और थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई नहीं कि गुरुग्राम डूब जाता है। ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पूरा देश गर्व से देखता है। कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रह गई, कहीं प्लानिंग में कोई कमी रह गई, जो ये हालत आज हम देखते हैं मैम? यदि आप केवल एनसीआर की बात करें तो मैं देश की बात करना चाह रहा था, मतलब देश का हाल तो और बुरा है मैम। गांव देहात में चले जाइए तो वहाँ तो नाली नहीं है, वहाँ तो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि इन दोनों सिटीज़ के बारे में आज सुबह से यहाँ पर बात हो रही है और हमें लगता है शाम तक बातें होंगी मैम। देखिए, उदाहरणार्थ आप देखिए नोएडा को, जहाँ पर आपकी वाटर लॉगिंग और जैमिंग नहीं होती है, तो ये एक प्रमाण है कि यदि आपकी अर्बन डेवलपमेंट के साथ सिविक प्लानिंग चले, हाथ में हाथ जोड़कर, तो आपकी परेशानियाँ नहीं होंगी, जो कि गुरुग्राम में हो रहा है। अब रही देश में जगह जगह की बात तो ये है साहब कि करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है नालियाँ बनाने में। हर बारी हमने स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट लिया, परंतु क्या हो रहा है कि जिस रफ्तार से आपके शहर बढ़ रहे हैं, आप इंडिया की डेमोग्राफिक्स देखिए, 1.5 बिलियन है, और कहा जाता है अनुमानित कि 2050 तक हमारा 55% जो आबादी है वो शहरों में रहेगी। तो मकान तो बन रहे हैं आपके, लेकिन उसके साथ जो कमेंसुरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका कि चर्चा वैभव जी ने करी है, आपकी नालियाँ हैं, आपकी सिविक कम्युनिटीज़ हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और यदि वो ग्रोथ भी होगी तो फिर आपको मेंटेनेंस की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पर मेरा मानना ये है कि आपको नई टेक्निक्स में जाना पड़ेगा। आपको मैन रिलायंस से, ह्यूमन रिलायंस से आपको मशीन बेस्ड रिलायंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो है आपकी जो सुविधाएं हैं उनका मेंटेनेंस होगा, और जो उनको देना है समाज को वो मिलेगा। जो आप वाटर लॉगिंग की बात कर रहे हैं या जो भी बातें हैं, तो देखिए बात तो ये है कि जो शहरों की ग्रोथ है, क्योंकि कुछ समय तक मैं हाउसिंग सेक्टर के साथ जुड़ी रही, अर्बन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही है।
मकान बनने जा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, परंतु उसके साथ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ग्रो कर रहा है, और जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया है उसकी मेंटेनेंस में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। मैम ये बिल्कुल ठीक बात है। अभी कुछ देर पहले जो नोएडा की यहाँ पर बात हो रही थी उसमें भी इसी तरह की बातें आई। आप अगर सुनती तो आपको अच्छा लगता है, जो बात आपने कही वो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन पलाश जी, आप हमें ये समझाइए कि मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार जो दे रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चलिए हम दिल्ली एनसीआर की ही बात करें तो वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ और उद्योग धंधे हैं, अगर वो शुरू करना चाहते हैं। और एनसीआर की बात करें आप, नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, इधर हरियाणा में आप दूसरी तरफ अगर चले जाएं तो फरीदाबाद, और आगे चले जाएं तो अब मेरठ है, मेरठ से आगे तक एनसीआर का हिस्सा आ जाता है। वहाँ इन लोगों की मदद के लिए क्या किया जा सकता है या क्या किया जा रहा है? देखिए, एनसीआर में काफ़ी सर्विस लैंड अवेलेबिलिटी जो हम कहते हैं कि जब किसी भी कृषि क्षेत्र को अगर हम शहरी क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ज़रूरी आधारभूत संरचना जो है उसमें जोड़ना पड़ता है। और वो जोड़ने के लिए जैसे मान लीजिए कि सीवर की लाइन, पानी की लाइन, सड़कें, ये जो है जहाँ जिस क्षेत्र में पहुँच जाती हैं वहाँ आपका जो है एक तैयारी हो जाती है कि वहाँ रिहायशी भी आप विकास कर सकते हैं और साथ ही आप औद्योगिक विकास भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी विडंबना है कि हम लोगों ने विकास तो खूब दिल खोल के एनसीआर क्षेत्र का विशेषकर किया, और उसमें क्या हुआ कि बड़ा एक स्पेकुलेटिव, बड़े एक तरह से सट्टे के तरह से जो है काफ़ी मकान जो है वो बन गए, जो कि आज एक आकलन था लगभग जो है आज से मेरे ख्याल से 5-7 साल पहले का आकलन था, उसमें ये था कि करीब 35 लाख मकान वो ऐसे हैं जो कि जिसमें लोग रह नहीं रहे हैं। इतना बड़े स्तर पर 8 लाख तो ऐसी इकाई हैं जो कि 1 करोड़ से ऊपर की उस समय इकाई थी, जो कि जिसमें कि कोई रह नहीं रहा था। तो आज एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि हम अपना जो आधारभूत संरचना का विकास करें और उसका सही तरह से, तो इसका मैं दो बिंदु हैं जिसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि जो जनसंख्या हमारी है और जिस तरह से कृषि के ऊपर और ज़मीन के ऊपर दबाव है, उस वजह से हमारे जो ये स्पेकुलेशन या इस तरह की चीज़ें होना स्वाभाविक होता है। और जितना धीमे से, या ये कहें हम एक तरह से कि प्लानिंग के अभाव में हम अगर इसको ज़मीन को जो है शहरी क्षेत्र में लाते हैं, उतना ही इसके ऊपर सट्टेबाजी होती है। उसको दूसरा एक बिंदु है कि आज हमारी शहरी निकाय भी पानी में मीन प्यासी जैसे हैं, क्योंकि सारा जो अगर देखा जाए आर्थिक जो विकास हो रहा है, जितना माल का जो है प्रोडक्शन हो रहा है और उससे जो जितने आय हो रही है वो शहरी क्षेत्रों में हो रही है। लेकिन जो निकाय हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग, हमारे यहाँ बड़ा एक ये भी एक विभाजन करके भी जो है इसमें थोड़ी समस्या है। अगर आप देखेंगे तो ये गड़बड़ मानते हैं आप इसे? विभाजन, देखिए विभाजन करना किसी समय में ठीक था। अब जब आज हम इस धुरी पर हैं, एक विकास की धुरी पे हैं, जब तो अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह से कहीं नगर निगम काम कर रहा है, नहीं दोनों अलग अलग। नोएडा की आप बात कर लीजिए, यहाँ पर अथॉरिटी काम करती है, तो कैसे उसको कैसे देखें हम? हाँ, तो देखिए ऐसा है कि अगर आप ज़्यादातर क्षेत्रों में आपको निकाय मिलेंगे, यहाँ एनसीआर में हम लोग थोड़ा सा इसका एक नोएडा अथॉरिटी आपको अलग से दिखती है, लेकिन आज अगर हम देखें तो शहरी निकायों को अगर हम जो है जैसे विश्व में हर जगह होता है सही संसाधन देंगे, तो आपके पास में जो परिवहन का सही जो है यातायात का सही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही बनेगा,
तो आने जाने की आज जो कंजेशन की समस्या है और आपाधापी जो होती है, एक रेड लाइट पर जितना ऑर्डिनरीली पूरे विश्व में थ्रूपुट होता है ट्रैफिक का, उससे लगभग 60% नीचे, मतलब लगभग 40% ही थ्रूपुट होता है हमारी रेड लाइटों पे। हमारी सड़कों का जो उपयोग हो रहा है, जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो कहीं ज़्यादा हो सकता है अगर हम इस जो एक समझ लीजिए कि एक अंदर हमारे अंदर एक आपस में एक ये कंपटीशन की एक स्पिरिट हो जाती है हर चीज़ में। तो उससे क्या हो जाता है कि कमी है तो कमी के साथ में, तो आज अगर हम उसे एडिक्वेट करना है तो उसका बस एक सोच बदलने से भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो मॉडल अच्छा था पहले के क्षेत्र के लिए, लेकिन आज के समय के लिए जब हम एक विकास की नई धुरी पे हैं, हमें अपना जो शहरी निकायों को ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए डेमोक्रेटिक भी उसको बनाना। देखिए, आप और हम पर यहाँ सवाल उठ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब तक सिविक सेंस डेवलप नहीं होगा तब तक शायद इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा जिस सोच के साथ सरकार उसे बनाती है। पीपीपी मॉडल, हितेश जी, क्या ऐसा होता है कि आप सरकार के साथ ही इस तरह जो संस्थाएं हैं जो डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, योगदान देती हैं, ही जुड़ना चाहती हैं, काम करती हैं, या मान लीजिए कोई हॉस्पिटल एनसीआर में बनाना चाहता है, मेरठ में बनाना चाहता है, तो उसे किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो उसे भी करती हैं? जी, देखिए, जो पीपीपी का मॉडल है, ये इसका जो आधारभूत स्ट्रक्चर है वो ये है कि यूज़र पे, कि जो जहाँ पे यूज़र एक पैसा दे सकता है यूज़ करने का इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे हाईवे है उसमें टोल लगता है, रिन्यूएबल एनर्जी है तो आपके घर में आती है तो आप बिजली का बिल पे करते हैं, तो वो मॉडल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पीपीपी। अब आते हैं कि हॉस्पिटल्स पे आ जाते हैं। नाउ ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे, या अर्बन अमेनिटीज़ हैं, अर्बन सेक्टर की बहुत बात हो रही है पैनल में और राइटफुली सो। मॉनसून के हम बाहर निकले हैं, हमने अर्बन अमेनिटीज़ को देखा है कि कैसा बिहेव किया है। इन सेक्टर में पीपीपी स्ट्रक्चर अभी हमारे दिमाग में क्लियर नहीं है कि इन स्ट्रक्चर्स, इन सेक्टर्स में व्हाट इज़ द राइट पीपीपी स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर में हम प्राइवेट सेक्टर को लाएं और प्राइवेट सेक्टर से हम चाहते क्या हैं। अगर पीपीपी स्ट्रक्चर जब आप सोचते हैं तो आप ये सोचिए, मुझे प्राइवेट सेक्टर से व्हाट डू आई एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू डू, ये क्या आके करेगा मेरे यहाँ पे। क्या ये सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा कि जगह है मेरे पास में और यहाँ पे हॉस्पिटल बेड बनाना है, 1 करोड़ पर बेड खर्चा है, तो क्या मैं इससे कैपिटल चाहता हूँ, या मैं एफिशिएंसी चाहता हूँ, या मैं सर्विसेज चाहता हूँ। आइडियली आपको सर्विसेज फोकस पीपीपी की तरफ जाना होगा कि जहाँ पे सर्विस बेंचमार्क्स डिफाइंड हो, और अगर सर्विस बेंचमार्क कोई अचीव नहीं करता है, सर्विसेज बेंचमार्क के अचीवमेंट नहीं करने पे पीपीपी पे जो भी पेनल्टीज़ हैं, डैमेजेस हैं, वो लेवी होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सेक्टर्स में जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पैनल के स्टार्ट में हमने शुरू किया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी मॉडल की रिकंसेप्चुअलाइजेशन की अभी ज़रूरत है देश के अंदर। बिल्कुल ठीक है। आलोक जी, सर मैं आ रहा हूँ वैभव सर आपके पास। आलोक जी, इसी बात को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार का काम हो गया, और जो संस्थाएं हैं दूसरी जो पीपीपी मॉडल में काम करती हैं सरकार के साथ, क्या वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हॉस्पिटल्स को, किसी और तरह के उद्योग धंधों को मदद करने के लिए आगे आती हैं, नहीं आई हैं, या उन्हें आगे आने की अब ज़रूरत है? नहीं, देखिए, जो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का, वो हमेशा सरकार का रहेगा। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के कॉम्पिटेंसीज, वेदर वो मैनेजमेंट एफिशिएंसी हो या उसके मार्केट रीच को यूटिलाइज करके अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर डेवलप या ऑपरेट या मेंटेन कर सकें तो डेफिनेटली वहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गुंजाइश है। हाउएवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा गवर्नमेंट की ही रहेगी। उसमें मैं जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में अर्बन सेक्टर में मैं ऐड करना चाहूँगा। वाइल हम सिविक सेंस वगैरह इन सबको हम ब्लेम करते हैं, प्राइमरी जो एक स्ट्रक्चरल इशू है इंडियन इकोनॉमी का कि हम स्ट्रेट एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से एक हम सर्विस लेड इकोनॉमी की तरफ चले गए विदाउट डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और सर्विस सेक्टर जहाँ जहाँ डेवलप हुआ है वहाँ एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जॉब मार्केट
हो जाता है। तो इंडिया में आज के दिन देखेंगे 5-6 अर्बन सेंटर्स डेवलप मोस्ट ऑफ होटल्स एंड हॉस्पिटल्स या कुछ और भी? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये IT, service. BPOs, दोज काइंड ऑफ सेक्टर्स। तो उसके कारण जॉब कॉन्सेंट्रेशन बहुत इन सब 5-6 अर्बन सेंटर्स में हो गया, उसके तरफ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सिटीज़ उतनी कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए बनी नहीं है। सो जितनी भी रेट्रोफिटिंग कर लें वो कभी भी वो हमेशा एक शॉर्टकमिंग रहेगी। तो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू डेवलप न्यू अर्बन एरियाज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेंट्रिक अर्बन सेंटर्स नियर दीज एग्जिस्टिंग अर्बन एरियाज। लेकिन आपको नई सिटीज़ का विकास करना पड़ेगा, तभी हम डीकंजेस्ट कर पाएंगे एग्जिस्टिंग सिटीज़ को और बेटर सिविक सेंस भी इंस्टिल कर पाएंगे इन दैट सेंस। जेवर बन रहा है, देखिए बहुत चर्चा में है, सब कुछ है, लेकिन अब जब लोगों से आप बात करो तो लोग ये कहते हैं कि अभी भी हमें 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वैभव सर, मैं आपसे ये समझना और जानना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार फिर से, और उद्योग धंधों का विकास, और उसमें दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो दिल्ली, यहाँ तो जगह ही नहीं है। NCR में बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे डर, बहुत सारे शक किसी भी इन्वेस्टर के मन में होते हैं, उसे आप कैसे दूर करें? नहीं, मुझे लगता है तीनों बातों पर मैं कहना चाहूँगा। हमारे देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है, खास करके पिछले 40-50 साल में, पिछले 10 साल में उसमें काफ़ी तेज़ी से गति आई, लेकिन डेवलपमेंट बहुत हुआ है, ऑर्गेनिक हुआ है और उसके कारण थोड़ा अनप्लान्ड हुआ है। जैसे अभी मैडम ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपको कंजेशन, वाटर लॉगिंग, ये समस्याओं से कम जूझना पड़ता है क्योंकि वहाँ प्लानिंग ठीक हुई है। और मुझे लगता है प्रोजेक्ट्स लाइक जेवर ये गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू प्लान दैट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, जेवर इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के कारण उस पूरे बैकवर्ड रीजन में, जो बहुत वेस्टर्न यूपी का कंपैरेटिवली बैकवर्ड रीजन था, वहाँ नई अपॉर्चुनिटीज़ बनी, लॉजिस्टिक्स एरियाज़ बन रहे हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ वहाँ डेवलप हो रही है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स डेवलप हो रही है, चाहे टेक्सटाइल पार्क हो, चाहे इस प्रकार के अलग अलग सेक्टोरल पार्क्स डेवलप हो रहे हैं। और जिसके कारण उसके जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर हाउसिंग है, बाकी सर्विसेज है, होटल, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ साथ डेवलप हो रहा है। सो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश में आवश्यकता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा या चंडीगढ़ जैसी अर्बन प्लान्ड सब अर्बन, चाहे सिडको नवी मुंबई बना, ये सब बनने के कारण वहाँ ये फैसिलिटीज़ को बहुत अच्छे ढंग से प्लान किया गया। दूसरा मुझे लगता है सबसे क्रिटिकल है सस्टेनेबिलिटी में। आज हम सब लोग बात करते हैं, खास करके दिल्ली NCR में अगले 1.5 महीने के बाद आपके चैनल पे दिन भर पोल्यूशन पे चर्चा चलेगी। लेकिन अगर कल हम सारी हमारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी सारी समस्याएं खत्म नहीं होगी। हो सकता है पोल्यूशन में कमी आएगी थोड़ी, और खास करके वेहिकुलर पोल्यूशन में, लेकिन कंस्ट्रक्शन के कारण डस्ट का इशू है, बाकी इश्यूज़ है, वो ख़त्म नहीं होंगे, कंजेशन ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे इसलिए लगता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड प्लानिंग की तरफ हमें ले जाना पड़ेगा। और जब तक हम ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड प्लानिंग की तरफ नहीं ले जाएंगे, और उसमें PPP बहुत अच्छा मॉडल है, और PPP के इतने यूनिक एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शहर में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए PPP मॉडल्स है, जिसमें जो सेविंग होगी इलेक्ट्रिसिटी से, उससे वो पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस हो सकता है। ऐसे बहुत से मॉडल्स है PPP के, जिसका इफेक्टिव यूज़ करके अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव है हमारे देश के लोगों को अच्छी सुविधा देना, अच्छी सर्विस देना। मुझे लगता है वो कोर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर हम हर चीज़ को प्लान करेंगे तो निश्चित रूप से ये पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच। हमें प्रोग्राम ख़त्म करना है, लेकिन मैं एक मिनट आप सबकी राय अपने तौर पर जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से एक सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो है रियल एस्टेट। अगर आप बढ़िया, मैम आपने कहा नोएडा का जिक्र किया, ग्रेटर नोएडा, मैम यहाँ से शुरू करते हैं, पलास्टर से, एक मिनट सबका लेंगे। जिस तरह से आपने कहा ग्रेटर नोएडा, वेल प्लान्ड सिटी, चंडीगढ़ एंड ग्रेटर नोएडा, नॉट नोएडा, अगर हमें पता नहीं ये नहीं 10-10 सेकंड लीजिए, गौरव जी का आदेश हो गया सर, 10-10 सेकंड अपनी बात करिए, मैं चुप हो जाता हूँ। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रियल एस्टेट का पे प्रभाव पड़ता है। आप कितना क्या पहले बनाते हैं, पीछे बनाते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इन सभी प्लानिंग का अगर हम देखें, अगर जुड़ाव आदमी से नहीं होगा तो प्लानिंग
आपके 35 लाख घर जो खाली बुधह हमारे शहर बन जाएंगे लेकिन कुछ उसका उपयोग नहीं होगा, वो भी नहीं होना चाहिए, यही मेरा मत है। मुझे वैभव जी, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग नीड्स टू बी रीलुक्ड एट। पूरा ही इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग को हमें फोकस देने की ज़रूरत है। फिर वो चाहे बिल्डिंग बायलॉ चेंज करने की आवश्यकता हो, चाहे नई आवश्यकता के अनुसार उसके नियम कानून बनाने की बात हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को रीलुक प्लानिंग स्टेज पे करने की ज़रूरत है। अक्षता मैम। जो वैभव जी ने कहा है मेरा पूर्ण रूप से समर्थन है उससे। हमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग चाहिए। आलोक जी। मेरा मानना है कि रियल एस्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ जहाँ बेटर होगी जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बट गुड़गांव एंड नोएडा को कंपेयर करें तो अपोजिट एग्जांपल्स भी आपको इक्वली स्ट्रांग मिल जाएंगे। हितेश जी। आई थिंक अर्बन प्लानिंग के साथ हमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी फोकस करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन अच्छा करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, रियल एस्टेट विल बी वेरी सक्सेसफुल। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में आज तक निर्माण भारत समिट में सम्मिलित होने के लिए। जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।